अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, आवाज आ रही है आपको मेरी? अगर आवाज आ रही है तो काइंडली ओके करें। ओके बच्चों, स्टार्ट करते हैं हम। किरचूफ फर्स्ट लॉ। किरचूफ के एक्चुअली दो लॉज हैं आपकी किताब में। एक है किरचूफ का फर्स्ट लॉ और एक है किरचूफ का सेकंड लॉ। किरचूफ के फर्स्ट लॉ का दूसरा नाम भी याद रखना है। किरचूफ के फर्स्ट लॉ को किरचूफ करंट रूल भी कहते हैं। तो ये भी याद रखना है, किरचूफ करंट रूल। और ये दूसरे नाम से आपको इसका मकसद भी वाज़ेह हो जाएगा। इसका मकसद करंट है। अब करंट में ये करता क्या है वो भी हम पढ़ेंगे। लेकिन बात आपने ये समझनी है कि किरचॉफ का जो फर्स्ट लॉ है उसका ताल्लुक करंट के साथ है। यानी इसके अंदर हम बात करते हैं करंट की। अब ये पढ़ने क्यों पढ़ रहे हैं जी? अब देखें जी, फॉर एग्जांपल आप लोगों को याद होगा पहले चैप्टर में हमने अगर किसी चार्ज पर लगने वाली फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करनी होती थी तो हम यूज करते थे कूलम्स लॉ। याद है ना? पहले चैप्टर। और फिर जब हमें ये तो एक चार्ज जिसके लिए थी ना, अगर आपके पास एक सिंगल चार्ज पड़ा हुआ है उसकी आपने इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करनी है या फोर्स मालूम करनी है तो आप कूलम्स लॉ से मालूम कर सकते थे। लेकिन अगर आपके पास नंबर ऑफ चार्जेस थे तो फिर ये लॉ फेल हो जाता था। फिर ये लॉ नहीं लगता था। फिर नंबर ऑफ चार्जेस के लिए अगर आपने फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करनी होती थी तो फिर आप कौन सा लॉ यूज करते थे? गॉसिस लॉ। याद है ना इस बारे में? जब आपने सिंगल चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स मालूम करनी होती थी तो आप यूज करते हैं कूलम्स लॉ। लेकिन जैसे ही आप नंबर ऑफ चार्जेस पर आ जाते हैं तो फिर कूलम्स लॉ फेल हो जाता है। फिर आपको लगाना पड़ता है गॉसेस लॉ। बिल्कुल इसी तरह आपके अगर आपने करंट या रेजिस्टेंस मालूम करनी हो तो आप यूज करते हैं ओहम्स लॉ, जो कि होता है V इक्वल्स टू आई आर। लेकिन अगर आपके पास किसी जगह नंबर ऑफ वायर्स हो जाएं तो उसमें नंबर ऑफ करंट होंगे और उसमें नंबर ऑफ रेजिस्टेंस होंगी। इस केस में ओहम्स लॉ फेल हो जाता है।
तो जब आपके पास बहुत ज्यादा करंट आ रहा हो किसी जगह पर, यानी 4 5 6 8 10 तारें इकट्ठी हो जिसमें से करंट गुजर रहा है, या फिर 15 20 रजिस्टर लगे हो पैरेलल सीरीज में, फिर ओहम्स लॉ फॉलो नहीं होता। फिर आप कौन सा लॉ फॉलो करते हैं? किरचॉफ लॉ। तो जो करंट के साथ डील करता है वो किरचॉफ का फर्स्ट लॉ है, और जो वोल्टेज और रेजिस्टेंस के साथ डील करेगा वो किरचॉफ का सेकंड लॉ हो। इन टोटल रेजिस्टेंस वगैरह मालूम करने के लिए आपको पहला कानून भी आना चाहिए और दूसरा कानून भी आना चाहिए। ठीक हो गया जी? ये थ्योरी समझ में आई जो मैंने बताया कि हम किरचॉफ के लॉ पढ़ते क्यों हैं? नाउ बच्चे लेट्स इमेजिन कि यहाँ पर आपके पास एक पॉइंट है। ये आपके पास एक पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम रख देते हैं पॉइंट ए। अब पॉइंट ए के पास कुछ वायर्स आती हैं। तो लेट्स से जी ये पॉइंट ए के पास एक वायर आती है और यहाँ से भी एक पॉइंट ए के पास वायर आती है। इन दोनों वायर्स में आप कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस जोड़ दें। इसी तरह यहाँ पर भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस जोड़ दें। तो ये दोनों तारें मिलती हैं पॉइंट ए पर, और पॉइंट ए पर करंट इकट्ठा होकर फिर बाहर निकलता है ऐसे। और दो तारें जो है वो बाहर की तरफ लेकर जाती हैं, इनके साथ भी हम लोगों ने रेजिस्टर्स अटैच किए हुए हैं। चलेंगे, बस आपने यहाँ पर करंट की डायरेक्शन याद रखनी है। ये करंट की डायरेक्शन है, इधर करंट आपका आगे को जा रहा है, इधर भी करंट आपका आगे को जा रहा है। और यहाँ से इन दो तारों में करंट आपका ए पॉइंट से कहाँ जा रहा है? दूर जा रहा है। अब यहाँ पर आपके पास एक पॉइंट कॉमन पॉइंट है। इस कॉमन पॉइंट पर आपने चेक ये करना है कि हो क्या रहा है। तो कॉमन पॉइंट पर हो ये रहा है कि दो तारों के जरिए से करंट आ रहा है और फिर दो तारों के जरिए से करंट जा रहा है। तो ए पॉइंट पर टोटल कोई करंट रहा नहीं रहा। उसकी वजह यह है कि जितना करंट आया उतना चला गया, ए पॉइंट ने कोई करंट यूज नहीं किया। ऐसा ही है ना? तो जितना करंट आया ए पॉइंट से उतना ही करंट दूर चला गया। तो इसलिए पहली जो स्टेटमेंट है ना इसकी, वो ये कहती है कि सम ऑफ ऑल करंट्स, सर्किट में जितने भी करंट्स हैं ऑल करंट्स, उनका अगर आप सम करें ना तो सम क्या आने वाला है? जीरो आने वाला है। क्योंकि कोई करंट ए पॉइंट पर रुका ही नहीं। यहाँ पर अगर आप देखें तो नेट करंट आपके पास क्या होने वाला है? पॉइंट ए पर जीरो। नेट करंट को सिग्मा आई से शो करते हैं। आप लोगों को याद होगा मैंने पढ़ाया था आप लोगों को कि सिग्मा का मतलब होता है टोटल। तो टोटल करंट जो है आपके पास ए पॉइंट पर वो क्या होने वाला है? जीरो होने वाला है। जीरो होने की वजह क्या है? वजह ये है कि आपके पास जो जितना करंट ए पॉइंट पर आया है उतना करंट आपका वापस चला गया, आगे चला गया। ए पॉइंट पर कोई करंट ठहरा नहीं है। तो हम बोलेंगे कि किसी एक पॉइंट पर किसी सर्किट में सारे करंट्स का सम लिया जाए तो वो क्या आता है? जीरो। अच्छा, इसकी एक और भी स्टेटमेंट है मजे की। वो कहता है जी कि सम ऑफ करंट फ्लोइंग टूवर्ड्स अ पॉइंट, किसी एक पॉइंट की तरफ फ्लो करने वाले करंट का सम, यानी जैसे यहाँ पर देखें तो पॉइंट ए की तरफ कितने करंट फ्लो कर रहे हैं? दो। ठीक हो गया? वो बराबर होता है टू द सम ऑफ करंट्स फ्लोइंग अवे फ्रॉम द पॉइंट। ठीक है? तो जितने करंट आपके पास दूर जा रहे हैं, जैसे एक ये वाला और एक ये वाला, उनके सम के बराबर होता है। यानी जितना करंट किसी पॉइंट की तरफ आया, फॉर एग्जाम्पल 10 एम्पेयर आया है तो 10 एम्पेयर ही जाएगा। अब आप जरा देखिएगा इस पॉइंट को हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, पहले आपने ये समझ लेना है, ये कन्वेंशन समझ लेनी है। लिख के दे रहा हूँ, कन्वेंशन याद रखनी है आप। अच्छा जी, अब ये कन्वेंशन क्या कहती हैं जी, अब जरा समझिएगा। ये कन्वेंशन, पहली बात ये कन्वेंशन आपको ये कहती है कि द करंट फ्लोइंग टूवर्ड्स द पॉइंट, जो करंट आपके पॉइंट की तरफ आ रहा होगा ना उस करंट को आपने लेना है पॉजिटिव। तो वो करंट जो आपके पॉइंट की तरफ आ रहा है उस करंट को आपने पॉजिटिव लेना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इस करंट को I1 कह दूं और इस करंट को I2 कह दूं, ये दोनों करंट पॉइंट की तरफ जा रहे हैं तो ये दोनों क्या लिए जाएंगे? पॉजिटिव। ठीक है? और दूसरा रूल तो आप समझ ही गए होंगे, द करंट फ्लोइंग, अब टूवर्ड्स है, टूवर्ड्स की जगह आप लिख देंगे अवे। करंट फ्लोइंग अवे फ्रॉम द पॉइंट, अगर करंट जो है वो पॉइंट से अवे जा रहा हो, दूर जा रहा हो, तो ऐसे करंट को आप लेंगे नेगेटिव। तो अगर आप गौर करें तो अगर हम जो गए हुए करंट्स हैं उनका नाम रख दें जी I3 और I4, तो चूंकि ये पॉइंट से दूर जा रहे हैं तो ये कैसे करंट होंगे? नेगेटिव करंट्स होंगे। तो ये कन्वेंशन याद रखनी है आपने। अगर कोई करंट पॉइंट की तरफ जा रहा है
तो वो भी आपके पास वो पॉजिटिव होगा, और अगर कोई करंट पॉइंट से दूर जा रहा है तो वो आपने क्या लेना है, नेगेटिव। दिस इज द कन्वेंशन। नाउ अभी किरचॉफ का फर्स्ट लॉ क्या कहता है मैथमेटिकली, तो मैथमेटिकली किरचॉफ का फर्स्ट लॉ कहता है अगर आप सारे करंट्स का सम लें वो जीरो आएगा। ये पहले वाली स्टेटमेंट में अगर आप गौर से समझे ना, तो वो यही कह रहा है कि सम ऑफ ऑल करंट्स इन अ सर्किट, किसी सर्किट में जितने भी करंट्स हैं उनका सम क्या कहलाता है, जीरो। अब आपके सर्किट में चार करंट है, I1 I2 I3 और I4। आप इनका सम ले लें तो आप करेंगे I1 प्लस I2 प्लस, लेकिन अगर गौर करें तो I3 और I4 तो दूर जा रहे हैं, अवे फ्रॉम द पॉइंट, तो I3 के साथ भी माइनस आ जाएगा, I4 के साथ भी माइनस आ जाएगा, और ये सारा किसके बराबर रहेगा, जीरो के बराबर। अगर आप इसको ब्रैकेट को ओपन करें तो आपके पास ये चीज कुछ ऐसी बनेगी। तो ब्रैकेट को क्लोज करेंगे तो आपके पास बनेगा I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस I4, और ये सब किसके बराबर है, जीरो। इसका मतलब ये है कि अगर आप इन सब का सम करेंगे तो आंसर जीरो ही आएगा, यानी पॉइंट ए पर जो करंट इकट्ठा होगा वो जीरो होगा। अब अगर आप यहाँ पर गौर करें तो ये I3 भी इधर माइनस का, I4 भी इधर माइनस का, तो दोनों को आप इधर भेज दो, दोनों इधर प्लस के हो जाएंगे, बराबर के उस पार। जब आप इनको बराबर के उस पार भेजेंगे तो आपके पास I1 जमा I2, और बराबर में आपके पास बचेगा I3 जमा I4, और ये आपके पास इक्वेशन है किरचॉफ के लॉ की। अब अगर आप इसमें देखें तवज्जो से, तो आपके पास एक साइड है ये I1 प्लस I2, और एक साइड है ये I3 प्लस I4। इनका मतलब समझिएगा जरा। अब ये जो आपके पास I1 प्लस I2 है, ये तो वो करंट है जो पॉइंट की तरफ जा रहा था। अगर आप यहाँ पर भी देखें I1 और I2 वो करंट है जो आपके पॉइंट ए की तरफ जा रहा था। तो I1 प्लस I2 में आपने याद रखना है दिस इज द करंट फ्लोइंग टुवर्ड्स पॉइंट ए। ये वो टोटल करंट है जो पॉइंट ए की तरफ फ्लो कर, ठीक हो गया। और अगर आप I3 और I4 की बात करें तो ये वो करंट है, द करंट फ्लोइंग अवे फ्रॉम पॉइंट ए। तो I3 और I4 वो करंट है जो पॉइंट ए से दूर जा रहा है। और देखें कि जो करंट आ रहा है यानी करीब आ रहा है पॉइंट ए के, और जो करंट जा रहा है यानी पॉइंट ए से दूर जा रहा है, ये दोनों करंट्स आपस में बराबर हैं। और यही बात हमने स्टेटमेंट नंबर 2 में बोली थी। क्या बोला था जी हमने स्टेटमेंट नंबर 2 में? हमने कहा था जी सम ऑफ करंट फ्लोइंग टुवर्ड्स अ पॉइंट, वो करंट का सम जो एक पॉइंट की तरफ जा रहा है, इज इक्वल टू द सम ऑफ करंट फ्लोइंग अवे फ्रॉम द पॉइंट। वो सम के बराबर होगा उस करंट के जो पॉइंट से दूर जा रहा है। तो एक्चुअल में अगर आप देखें तो आपकी ये जो दूसरी स्टेटमेंट है वो इस चीज को साबित करती है। ठीक हो गया। तो जो दूसरी स्टेटमेंट है आपकी वो इस इक्वेशन को शो करती है, जबकि जो आपकी पहली इक्वेशन है वो इस इक्वेशन को शो करती है कि सिग्मा आई इज इक्वल टू जीरो। किसी जगह पर आपके पास जो टोटल करंट है वो क्या होने वाला है, जीरो होने वाला। ये आपकी पहली स्टेट। और दूसरी स्टेटमेंट की इक्वेशन की, हाँ जी बोलने समझ आई बात? अब्दुल्ला बच्चे लेट क्यों ज्वाइन किया आज आपने? चलें जी एक दफा जल्दी से रिपीट करवा देता हूँ, देखिएगा जरा। हम किरचॉफ का पहला कानून पढ़े हैं, किरचॉफ फर्स्ट लॉ पढ़े। किरचॉफ फर्स्ट लॉ का दूसरा नाम याद रखना है किरचॉफ्स करंट रूल। करंट रूल क्यों कहते हैं जी? क्योंकि किरचॉफ के पहले लॉ का मकसद करंट के बारे में पढ़ना है। अब पढ़ना क्या है वो भी बताता हूँ। पहली बात इनकी स्टेटमेंट्स को देखना है आपने तवज्जो से। तो स्टेटमेंट कहती है, पहली स्टेटमेंट जी, सम ऑफ ऑल करंट्स इन अ सर्किट इज, किसी सर्किट में जितने भी करंट आ रहे हैं और जितने भी करंट जा रहे हैं उनका अगर आप सम लें तो आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा। इसको आप मैथमेटिकली ऐसे भी कह सकते हैं, सिग्मा आई इज इक्वल टू जीरो। अब असल में ऐसा होगा कैसे? आप इमेजिन करें कि आपके पास एक कॉमन पॉइंट ए है, यहाँ पर दो वायर्स आ रही हैं और दो वायर्स जा रहे हैं। इन दो वायर्स में से जो करंट आएगा वही करंट इस दो वायर्स में से निकलकर वापस चला जाएगा, बाहर चला जाएगा।
यानी जो करंट इधर आएगा वो बाहर निकल जाएगा। तो एट द एंड पॉइंट ए पर कोई करंट बचेगा नहीं। इसलिए किसी एक पॉइंट पर जो ऑल करंट्स का सम है वो क्या होता है, जीरो होता है। यानी मैं ये बोलूंगा कि पॉइंट ए पर सिग्मा आई क्या है, जीरो। नाउ दूसरी स्टेटमेंट आपको कहती है कि सम ऑफ करंट फ्लोइंग टुवर्ड्स अ पॉइंट, किसी एक पॉइंट की तरफ फ्लो करता हुआ करंट का सम इज इक्वल, वो बराबर होता है टू द सम ऑफ करंट फ्लोइंग अवे फ्रॉम द पॉइंट। पॉइंट से जितना करंट दूर जा रहा है, यानी जितना करंट करीब आ रहा है उतने वो बराबर होता है जितना करंट दूर जा रहा है। इसको मैथमेटिकली आप बोलेंगे करंट फ्लोइंग टुवर्ड्स ए, पॉइंट ए की तरफ आने वाला करंट बराबर होता है करंट फ्लोइंग अवे फ्रॉम पॉइंट ए, वो उस करंट के बराबर होता है जो पॉइंट ए से दूर जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर पॉइंट ए के करीब 30 एम्पेयर का करंट आ रहा है, तो पॉइंट बी ए से दूर भी कितने एम्पेयर का करंट जा रहा होगा, 30 एम्पेयर का। जितना करंट आ रहा है उतना ही जा रहा होगा। अब इस लॉ को लगाने से पहले कुछ कन्वेंशन आपने सीख लेनी है। पहली बात तो ये कि वो करंट जो टूवर्ड्स द पॉइंट आ रहा हो उसको क्या लिया करना है, पॉजिटिव। और वो करंट जो अवे जा रहा हो पॉइंट से उसको क्या लिया करना है आपने, नेगेटिव लिया करना है। अब इसको अगर देखते हुए हम अपनी ये डायग्राम को सॉल्व करें, इस तरह की वैसे बहुत सारी डायग्राम्स आपको सॉल्व करनी पड़ेंगी, लेकिन अगर हम एक जनरल सी डायग्राम को सॉल्व करें तो आपके पास किरचॉफ का पहला कानून ये कहता है कि एक बॉडी पर लगने वाला जितना भी करंट है किसी एक पॉइंट पर, वो सारा करंट जीरो होता है। अब सारे करंट का सम ले लें, ये सिग्मा का मतलब होता है सम। तो अब आपके पास जो करंट आ रहा है वो I1 है और I2 है, तो आप लेंगे I1 प्लस I2, फिर आप जमा करेंगे सम, सिग्मा का मतलब होता है सम, तो जमा करेंगे। लेकिन अब जो आपके पास करंट है वो जा रहा है, तो जाते हुए करंट को, जैसे हमने ये सेकंड लॉ में पढ़ा कन्वेंशन के, कि अगर कोई करंट अवे जा रहा है तो आपने उसको क्या लेना है, नेगेटिव लेना। तो I3 और I4 को हमने क्या लिया, नेगेटिव। बाद में ब्रैकेट को ओपन किया, I3 और I4 उधर जाकर पॉजिटिव हो गए, तो ये आपके पास इक्वेशन आई। और ये इक्वेशन क्या कह रही है, ये इक्वेशन ये बात कह रही है करंट फ्लोइंग टुवर्ड्स पॉइंट ए इज इक्वल टू द करंट फ्लोइंग अवे फ्रॉम पॉइंट। अच्छा, अब एक लाइन लिख कर दे रहा हूँ, तो उसका मतलब क्या है वो भी समझाऊंगा थोड़ी देर तक। लाइन आपने याद रखनी है, और वो आपने याद रखनी है कि किरचॉफ करंट रूल, केसीएल का मतलब होता है किरचॉफ करंट रूल। देखिए ना, किरचॉफ सेकंड लॉ का जो फर्स्ट लॉ का, सॉरी, जो नाम है आपके पास वो करंट रूल है। मैं यहाँ पर आपकी आसानी के लिए लिख लेता हूँ फर्स्ट लॉ। तो फर्स्ट लॉ जो है दैट एक्चुअली डील्स विथ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो जो किरचॉफ का पहला कानून है वो किसके साथ डील करता है, वो डील करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के साथ। तो यहाँ से आपने ये एमसीक्यूज में बड़ी इंपॉर्टेंट बात है याद रखनी है। इसका मतलब क्या है वो तो मैं अभी बता देता हूँ, लेकिन एमसीक्यूज में ये स्टेटमेंट याद रखनी है कि जो किरचॉफ का पहला लॉ है उसका ताल्लुक किसके साथ है, उसका ताल्लुक है जी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के साथ। चलें जी बच्चों, यहाँ तक समझ में आई है तो ओके करें, नहीं तो मैं दोबारा बता देता हूँ, रिपीट मैंने सारा कर दिया जल्दी से। चलें जी, स्क्रीनशॉट ले लें इसका, 3 तक गिनूंगा। 1, 2, 3। ओके बाय। अच्छा बच्चों, अब जरा देखिएगा, अभी आप लोगों को मैंने किरचॉफ के फर्स्ट लॉ की इक्वेशन लिख कर दी है, जो कि कहती है करंट 1 प्लस करंट 2 इज एक्चुअली इक्वल टू करंट 3 प्लस करंट 4। अब अगर आपको याद हो तो जो करंट है उसका फार्मूला होता है चार्ज ओवर टाइम। तो आपके पास आप यहाँ पर बोलेंगे, जैसा कि हम सबको पता है करंट का फार्मूला होता है चार्ज ओवर टाइम, तो आप करंट की जगह लिख देंगे चार्ज ओवर टाइम। तो करंट 1 की जगह आएगा Q1 ओवर टाइम, करंट 1 की जगह आपके पास आएगा Q1 ओवर टाइम, करंट 2 की जगह आपके पास आएगा Q2 ओवर टाइम, करंट 3 की जगह आपके पास आएगा Q3 ओवर टाइम, और करंट 4 की जगह आपके पास आएगा Q4 ओवर टाइम। अब अगर आप यहाँ से टाइम कॉमन ले लें तो आपके पास आएगा 1 ओवर टाइम, अंदर रह जाएगा Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू, इधर भी टाइम कॉमन आ जाएगा 1 ओवर टाइम, साथ आ जाएगा Q3 प्लस Q4। यहाँ पर हमने किया कुछ नहीं है, सिर्फ ये जो टाइम नीचे आ रहा है ना ये वाला, इस टाइम को हमने यहाँ पर कॉमन ले लिया। ठीक हो गया। अब जरा आप तवज्जो से समझे बात। तो ये 1/t और 1/t आपस में कैंसिल हो जाएंगे,
तो आपके पास फाइनल इक्वेशन बचेगी जी Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू Q3 प्लस Q4, जिसका मतलब ये है कि जितना चार्ज शुरू में था यानी Q1 प्लस Q2 उतना ही चार्ज आखिर में होगा। और यही वजह है कि हम किरचॉफ के फर्स्ट लॉ को बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, क्योंकि ये लॉ ये बात शो कराता है कि आपके पास जो इस कानून में लॉ है वो कंजर्व करता है चार्ज को, क्योंकि यहाँ पर ये इक्वेशन शो कर रही है कि जितना चार्ज शुरू में होगा उतना ही चार्ज आखिर में भी होगा। तो यहाँ से साबित होता है कि किस तरह से आपके पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज साबित होता है बाय द किरचॉफ लॉ, फर्स्ट लॉ। तो पेपर में इसके रिलेटेड एक बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी आया करता है, और वो एमसीक्यूज हमेशा आता है, तकरीबन हर साल ही आता है। एमसीक्यू क्या आता है जी? एमसीक्यू आता है जी कि किरचॉफ फर्स्ट लॉ इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ। जो आपके पास किरचॉफ का पहला लॉ है वो किस चीज की मैनिफेस्टेशन है? तो इसमें ऑप्शन जो है वो आपको देता है अक्सर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ करंट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ mass, एंड डी ऑप्शन हम लिख लेते हैं जी ऑफ। जी बच्चों क्या ख्याल है आपका, इनमें से क्या आंसर होना चाहिए? अगर ऐसी सूरत में ये आ जाए तो इसका आंसर होगा नन ऑफ दीज। उसकी वजह ये कि इनमें से कोई भी लॉ फॉलो नहीं होता, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ करंट जैसा कोई लॉ है ही नहीं। समझ रहे हैं ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का भी कानून है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैथ का भी कानून है, लेकिन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ करंट का कोई कानून ही नहीं, इसलिए वो आंसर नहीं होगा। लेकिन अगर आपके पास इसमें एक और ऑप्शन हो, ऑप्शन ई, और वो हो जी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्ज की कंजर्वेशन का कानून, तो यकीन माने कि यही आपका आंसर होगा। क्योंकि किरचॉफ का जो फर्स्ट लॉ है, आप याद रखिएगा किरचॉफ के फर्स्ट लॉ की जगह वो आपको केसीएल का भी कह सकता है, किरचॉफ करंट रूल, तो दोनों का मतलब सेम ही है। जो किरचॉफ का फर्स्ट लॉ है और जो किरचॉफ का करंट रूल है वो दोनों सेम ही है। ओके होगी बात बच्चे? तो ये एमसीक्यू अक्सर आया करता है पेपर में, काइंडली गलत ना कराना। चलें जी, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, 3 तक गिनूंगा। 1, 2, 3। चलें।